वेलकम टू यस स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी आप सबों के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट का वीडियो लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 का चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का ईवीएस के विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि क्लास 4 में टोटल 27 चैप्टर है, जिसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप चाहे तो वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 एनसीईआरटी बुक से लिया गया 4th चैप्टर है अमृता की कहानी। इस चैप्टर में अमृता की कुछ कहानी है, उसके बारे में दिया गया है। इसमें टॉपिक है वो है खेजड़ी के बारे में दिया गया है। खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी का जो पहला पॉइंट है वो है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जो खेजड़ी का पेड़ होता है यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रेगिस्तान में जो भी होगा वहाँ पानी की तो कमी होती है। तो वहाँ के जो भी पेड़ पौधे उगेंगे वो वैसे ही रहेंगे जिसमें पानी की जरूरत नहीं हो। तीसरा पॉइंट है इसकी छाल दवा के काम आती है। खेजड़ी की जो पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इससे पहले मैं आप लोगों को और पेड़ के बारे में बता चुकी हूँ जिसमें कीड़े नहीं लगते। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से उसका रिवीजन करवा दे रही हूँ कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि रेगिस्तान के घरों के छत में नीम और कीकर का प्रयोग होता है और नीम और कीकर में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। तो आप देख लीजिए कि 3 चीजों में कीड़े नहीं लगते हैं। एक नीम और कीकर हो गया और तीसरा जो ये हो गया वो खेजड़ी हो गया। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी होती है उसके पेड़ के जो फल होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। जो पेड़ की छाया होती है उसमें बहुत सारे बच्चे खेलते हैं और इसकी पत्तियां जो होते हैं वहां के जानवर उस पत्तियां को खाते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट में यहाँ लिखी हुई 6 पॉइंट को आप एकदम ध्यान से देखिए ताकि एग्जाम में इसी 6 पॉइंट में से कुछ न कुछ रहेंगे, ऑप्शन में अलग से नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आप एक ध्यान से देखिए। उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है खेजरली गांव। यह रेगिस्तान में जोधपुर के पास स्थित एक गांव है। खेजरली गांव रेगिस्तान में है और जो जोधपुर जिले के पास गांव है। यहाँ खेजड़ी के पेड़ बहुत सारे हैं, इसलिए इसका नाम खेजरली पड़ा। जो ये खेजरली गांव खेजड़ी वृक्ष के कारण ही इसका नाम पड़ा था। यहाँ के निवासी विश्नोई कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ के जो निवासी होते हैं खेजरली गांव के, यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा अपनी जान देकर भी करते हैं। जो खेजरली गांव के जो निवासी होते हैं वो विश्नोई कहलाते हैं और वे अपने पेड़ों और जानवरों की रक्षा अपनी जान देकर भी करते हैं। तो विश्नोई कौन से लोग हैं? तो स्टोरी क्या है? तो स्टार्टिंग इस लेसन का यही से स्टार्ट होता है कि 300 साल पुराना एक किस्सा है, जो किस्सा अमृता की है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये चैप्टर का नाम ही अमृता की कहानी है तो इसमें अमृता के बारे में ही दिया गया है। तो छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं आपको बता देती हूँ। 300 साल पुराना एक किस्सा है अमृता का। और इसमें क्या होता है कि अमृता के दोस्त कौन है? तो पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों को वो अपना अच्छा दोस्त मानती है, क्योंकि वह ताकतवर है, वह मदद करते हैं, इसलिए उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है। जब वो बड़ी होती है तो राजा के जो सिपाही हैं वो सिपाही न होकर राजा के आदमी शब्द का यूज किया गया है। तो राजा के जो आदमी है वो आते हैं कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए। तो वो बोलती है कि आप क्यों आए हो कुल्हाड़ी लेकर? तो वो बोलता है कि मुझे पेड़ काटना है। तो वो बोलती है नहीं नहीं, मैं पेड़ काटने नहीं दूंगी, और वो पेड़ को पकड़ लेती है। इसके बाद क्या होता है कि राजा के जो सिपाही होते हैं वो राजा से डरते हैं
और वो बोलते हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता, और वो अमृता के पैर पर कुल्हाड़ी चला देते हैं। तो अमृता के पैर से खून निकलने लगता है और वो गिर जाती है। इसके बाद अमृता की बेटियां और गांव वाले भी इसका विरोध करने लगते हैं। ये सब देखकर तो फिर वहां लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो राजा ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं कि वैसे कौन से ऐसा पेड़ है कि वहां के लोग इस पेड़ के लिए जान भी दे देते हैं। तो राजा के आदमी और राजा यहाँ आते हैं और उनके भाव को देखते हैं कि ये लोग कैसे हैं जो पेड़ पौधों के लिए अपनी जान दे देते हैं। फिर राजा का मन बदल जाता है और कह देते हैं कि पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे। तो यही जो लोग आगे चलकर बिश्नोई कहलाए, जो लोग जो पेड़ की रक्षा कर रहे हैं वही लोग आगे चलकर बिश्नोई कहलाए, जो आज भी पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं। तो यही कारण है कि वो इलाका रेगिस्तान होते हुए भी काफ़ी हरा भरा इलाका है। तो यही स्टोरी है इसके बारे में। वहाँ के निवासी बिश्नोई कहलाते हैं। उसके बाद में खिजरली गांव के बारे में ही और पॉइंट दिए हुए हैं। मैं 3 पॉइंट तक बता चुकी हूँ, ये चौथा पॉइंट है। यहाँ बहुत सारे जानवर जैसे हिरन, चिंकारा, खरगोश, मोर आदि बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ये खिजरली गांव की चर्चा हो रही। खिजरली गांव में जो जानवर होते हैं उन्हें किसी की भी डर नहीं होती है और वो इधर उधर गाँव में घूमते हैं। और जो अगला पॉइंट है, रेगिस्तान होते हुए भी इनका इलाका काफ़ी हरा भरा है। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था उसका नाम है बुजुर्गों की बातें। बुजुर्गों की बातें में क्या है, बुजुर्ग क्या कह गए थे, अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। ये जो पॉइंट है इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में लेसन 4 मेरा खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं लेसन 5 पे। लेसन 5 का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें भी अनीता के बारे में चर्चा की है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है चमकता सितारा। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। ये जो अनीता है एक साधारण लड़की है, वो स्कूल जाती है और वहीं से वो मधुमक्खी पालने का काम धीरे धीरे सीखती है और बहुत ही काफ़ी दिक्कतों के बाद वो मधुमक्खी पालने का काम सीख जाती है। तो वही कह रहा है कि साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जो स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी, उसे ही चमकता सितारा ये कह रहा है। अगर आप लोग के एग्जाम में चमकता सितारा के बारे में पूछा जाए तो उसका अर्थ होगा कि उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है मधुमक्खी। इसके बाद हम लोग मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। तो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी से सीटेड में कितनी बार इससे प्रश्न आ चुके हैं, इससे कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मधुमक्खी का जो भी मैं पॉइंट बताऊंगी एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। तो मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा कब होता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक। और क्यों होता है, क्योंकि यह मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। इसीलिए जब मधुमक्खी अंडे देती है तो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा महीना होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं जो फरवरी में खिलते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट है, मधुमक्खी के छत्ते में सबसे ज़्यादा मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। फूलों के रस चूसकर शहद बनाती हैं। यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते में सबसे ज़्यादा कौन होता है, मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है। और फूलों के रस में सबसे ज़्यादा वो किसकी रस चूसते हैं, तो लीची के फूल के रस चूसते हैं और उसका शहद बनाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी रानी मधुमक्खी तथा सबसे छोटे आकार की मधुमक्खी मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है और मध्यम आकार वाली मधुमक्खी नर मधुमक्खी होती है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है।
इसके द्वारा ही सभी मादा श्रमिक और नर मधुमक्खी का जन्म होता है। मधुमक्खियों के डब्बे में चीनी का घोल डाला जाता है। ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रानी मधुमक्खी ही अंडा देती है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि कौन मधुमक्खी अंडा देती है, तो रानी मधुमक्खी होती है, वही अंडा देती है और उसके द्वारा ही श्रमिक और मादा मधुमक्खी का जन्म होता है और मधुमक्खी के डब्बे में चीनी का घोल डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, मादा श्रमिक मधुमक्खियों का काम छत्ते बनाना तथा फूलों का रस ढूंढना होता है। तो फूलों का रस और मधुमक्खी का छत्ता बनाने का काम जो होती है मादा श्रमिक होती है, वही ये सब काम करती है। और जब इन्हें फूलों के रस के बारे में पता चलता है तो ये एक तरह का नाच करती है, जिससे इनके सहयोगियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो जैसे ही उसको फूलों के रस के बारे में पता चलता है, किसको, तो मादा श्रमिक को, तो वो नाच करने लगती है और इससे इसके सहयोगियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नर मधुमक्खी कोई विशेष काम नहीं करते, सिर्फ प्रजनन में सहायक होते हैं। बस इतना ही मधुमक्खी के बारे में ध्यान से देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है चींटी। चींटी के बारे में दिया गया है। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है, मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। रानी चींटियां अंडे देती है, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ कर लाती है। यहाँ पे जो भी है मधुमक्खी की तरह ही चींटियों का काम होता है। मधुमक्खी में भी रानी मधुमक्खी अंडे देती थी और यहाँ भी रानी जो चींटियां है वही अंडे देती है। जो वहाँ पे जो लेबर थे, मादा जो वहाँ पे लेबर मधुमक्खी थी, जो काम करने वाली मधुमक्खी थी, वो फूलों का रस ढूंढती थी और यहाँ भी जो होते जो काम करने वाली चींटियां है वो भोजन ढूंढ के लाती है। चींटियां अपने मित्र और शत्रुओं के चेहरे को याद रखती है। चींटियां बहुत अनुशासनशील होती है और इसमें भी एक सिपाही चींटी होती है जो बिल के बाहर रहकर बिल की रक्षा करती। तो चींटी के बारे में इतना ही था, एक एक पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो अगला जो एक पॉइंट दिया हुआ है, दीमक और ततैया। दीमक और ततैया जो होते हैं इसी तरह समूह में रहते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया था मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन था चींटी, दीमक और ततैया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी की तरह चींटी, दीमक और ततैया, ये चारों जो होते हैं वो समूह में रहने वाले कीड़े होते हैं, जो समूह में रहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से मैं आऊँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपका कमेंट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।